साहब, वो रोज रात को आती है, हमसे खून मांगती है, हमारे बच्चों को खाने की बात कहती है साहब। हमें उसके लिए शिकार लाना पड़ता है। अगर हम शिकार नहीं लाएंगे तो हम खुद मारे जाएंगे। हम रात भर शिकार करते हैं, 10 से 15 नीलगाय उसके सामने रख देते हैं और वो बस खाती चली जाती है, बस खाती चली जाती है। वो बहुत भूखी है साहब, बहुत भूखी है। आप उससे टकरा नहीं सकते। आप तो क्या, हम भी उससे नहीं टकरा सकते। अगर किसी ने कोशिश की तो वो सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी साहब, सबको मार डालेगी। आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए और यहाँ दोबारा मत आना, कहीं वो आपके ऊपर हावी ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो आप में से भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। हम मजबूर हैं, इन शिकारों को हम रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते साहब, नहीं रोक सकते। साल 2017, ये वो टाइम था जब मुझे भूत प्रेत जैसी किसी भी चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और ऐसी चीजों पर आप तब तक यकीन भी नहीं करते जब तक आपका सामना इन चीजों से हो नहीं जाता। लेकिन जब मेरा सामना इन चीजों से हुआ तो मैं उसके बाद से इतना ज्यादा डर गया कि मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। और मैं इन चीजों पर अब उतना ही यकीन करता हूं जितना यकीन मुझे भगवान पर है। दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है और मैं मध्य प्रदेश से हूं। साल 2015 में मेरी एमपी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी लग गई थी। और जब मेरी सरकारी नौकरी लगी तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि मेरे सर से बेरोजगारी का ठप्पा हट चुका था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल जब साल 2015 के अंदर मेरी सरकारी नौकरी लगी तो मेरी पोस्टिंग भी एमपी के अंदर ही आ गई। और हमारा एमपी का ज़्यादातर इलाका जंगली और जंगली क्षेत्रों से भरा हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जंगली इलाकों में ही रहते हैं, छोटी मोटी जनजातियाँ रहती हैं और यहाँ के ज़्यादातर लोग चोरी करने का काम करते हैं। कुछ लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं तो कुछ लोग पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर चुराते हैं, तो कुछ लोगों का काम जंगलों से पेड़ काटकर उन्हें बेचना होता है। और इन्हीं कामों से हमें अपने एमपी के जंगलों को बचाना था। इसकी हमें ख़ास ड्यूटी दी गई थी। हमारा काम यही था कि हमें जंगलों के अंदर रहना पड़ता और फिर अगर कोई अवैध कार्य हमें दिखाई देता या फिर किसी व्यक्ति पर हमें शक होता जो कि किसी शिकार के मकसद से या फिर कोई तरह की चोरी करने के मकसद से जंगल के अंदर जा रहा है, तो हमें उसे रोकने की ड्यूटी सौंपी गई थी। मैं अपना ये काम काफ़ी अच्छे से कर रहा था। मुझे ये काम करते करते 2 साल बीत गए। साल 2017 की बात है, वो नवंबर का महीना था। सर्दियाँ अभी बस शुरू ही हुई थी और सर्दियों के शुरू होते ही लोगों ने शिकार करना शुरू कर दिया। ज़्यादातर लोग नीलगाय का शिकार कर रहे थे। नीलगाय का शिकार यहाँ पर ज़्यादातर इसलिए किया जाता है क्योंकि नीलगाय को पकड़ना काफ़ी आसान होता है और यहाँ के आदिवासी लोग नीलगाय को मारकर उसके मांस और उसकी खाल की सप्लाई करते हैं। और जैसे ही हमें इस बात का पता चला, जैसे जैसे नीलगाय जंगल से कम हो रही थी, तो हमने इसकी इन्फॉर्मेशन एमपी की गवर्नमेंट को दे दी। और फिर हमारे राज्य की सरकार ने हमें साफ साफ ऑर्डर दे दिए कि आप लोग अच्छे से खोजबीन कीजिए कि आखिर इन शिकारों को कौन कर रहा है, और जैसे ही कुछ पता चले तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जैसे ही हमें ऑर्डर मिले तो मैंने और मेरी पूरी टीम ने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा। लगभग 3 दिनों तक हमने जंगल के अंदर पूरी छानबीन की और 3 दिनों के बाद हमें ये कन्फर्म हो गया कि जंगल के अंदर एक कबीला है
और उस कबीले के अंदर तकरीबन 10 से 15 परिवार हैं और वही लोग इन शिकारों को अंजाम दे रहे हैं। ये बात पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद मैं और मेरे स्टाफ के 6 लोग हम एक दिन उन कबीले के लोगों के पास पहुंच गए। और जब हम उनके पास पहुंचे तो हमने उनसे साफ साफ मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर अब के बाद जंगल में कोई भी शिकार हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम्हें ही माना जाएगा और हम तुम्हें उठाकर जेल में डाल देंगे। लेकिन इस चीज़ का उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे वो हमारी बात सुन ही नहीं रहे हों। जब हमें उनके चेहरे पर कोई हाव भाव दिखाई नहीं दिए तो हमने उनसे गंभीरता से बातें की और काफ़ी देर तक बातें करने के बाद हमें ये पता चला कि वो लोग अपनी मर्जी से शिकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो खुद इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। और फिर उनके कबीले के एक बूढ़े आदमी ने हमसे कहा, साहब वो रोज़ रात को आती है, हमसे खून मांगती है, हमारे बच्चों को खाने की बात कहती है साहब, हमें उसके लिए शिकार लाना पड़ता है। अगर हम शिकार नहीं लाएंगे तो हम खुद मारे जाएंगे। हम रात भर शिकार करते हैं, 10 से 15 नीलगाय उसके सामने रख देते हैं और वो बस खाती चली जाती है, बस खाती चली जाती है। वो बहुत भूखी है साहब, बहुत भूखी है, आप उससे टकरा नहीं सकते। आप तो क्या, हम भी उससे नहीं टकरा सकते। अगर किसी ने कोशिश की तो वो सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी साहब, सबको मार डालेगी। आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए और यहाँ दोबारा मत आना, कहीं वो आपके ऊपर हावी ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो आप में से भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। हम मजबूर हैं, इन शिकारों को हम रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते साहब, नहीं रोक सकते। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हमें थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी ये बातें बताते बताते कपकपाई जा रहा था। इसके बाद मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन आपसे शिकार करने के लिए कहता है? हमें बताइए, हम उसे सरकार के हवाले कर देंगे और उसे इतनी बुरी सज़ा दिलवाएंगे कि वो ज़िंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। मेरी ये बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, साहब उसे कोई जेल बंद नहीं कर सकती, वो कोई इंसान नहीं है, वो प्रेत आत्मा है, एक खूनी प्रेत आत्मा जिसकी खून की प्यास कभी ख़त्म नहीं होती। हमारी पीढ़ियाँ गुजर गईं साहब, हमारी पीढ़ियाँ गुजर गईं, कभी हमने उससे छुटकारा नहीं पाया। हर साल इन दिनों वो यहाँ आती है, लेकिन इस बार उसका खौफ कुछ ज़्यादा ही है, उसकी भूख ख़त्म ही नहीं हो रही। आप हमें हमारे हाल पर छोड़ जाइए साहब और यहाँ दोबारा कभी मत आना। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम थोड़े से हैरान थे, लेकिन इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने और कबीले के कुछ लड़कों ने हमें वहाँ से जाने के लिए कह दिया और हम शाम का टाइम होते ही काफ़ी घंटे वहाँ बिताने के बाद वापस अपने क्वार्टर की तरफ आ गए। हम 6 लोग थे और हम लोगों को आपस में ही ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कबीले के लोग हमसे क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी बताई गई बातों को हम सरकार तक नहीं पहुंचा सकते थे। हमें कोई ठोस सबूत चाहिए था जिससे हम ये जाहिर कर सकें कि वो ही लोग इन शिकारों को कर रहे हैं और किसी कारण की वजह से कर रहे हैं। लेकिन इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि वहाँ पर भले ही उन जानवरों की हड्डियाँ पड़ी हों, लेकिन हमने अपनी आँखों से उन्हें यानी कि उन कबीले के लोगों को शिकार करते हुए कभी नहीं देखा था। न जाने कब वो शिकार किया करते थे। इसके बाद हमने आपस में फैसला किया कि हम 6 के 6 लोग रात को उनके कबीले के आसपास छिपकर बैठ जाएंगे
और देखेंगे कि वो शिकार कैसे करते हैं। आखिर किन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, कितने लोग मिलकर शिकार करते हैं, और वो जिसे वो शिकार खिलाने की बातें कर रहे थे, आखिर वो कौन है। और हमने फिर ऐसा ही किया। रात होते ही हम 6 ऑफिसर्स उस कबीले के आसपास चले गए और उसके आसपास जाकर छिपकर बैठ गए। हमारे पास बंदूकें थीं ताकि अगर रात को हम पर हमला हो जाए तो हम अपनी सुरक्षा कर सकें। हम पेड़ों के ऊपर छिपकर बैठे हुए थे, कुछ लोग झाड़ियों के अंदर थे और हम उस बस्ती पर निगाह रखे हुए थे। लेकिन रात के तकरीबन 11 बज गए। बस्ती का कोई भी आदमी अभी तक अपने घरों से भी बाहर नहीं निकला था। वहाँ पर मसालें जल रही थीं और सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर थे। लेकिन रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। तकरीबन जैसे ही रात के 12 बजे तो हमें अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई औरत काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही है। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हम सभी लोग उस आवाज़ को बड़ी आसानी से सुन पा रहे थे। वो आवाज़ थोड़ी डरावनी भी थी क्योंकि हम ये तो महसूस कर पा रहे थे कि कोई भी औरत, चाहे वो कितनी भी पीड़ा में हो, इतनी तेज़ तेज़ सांसें नहीं ले सकती। इसके बाद हम इन आवाज़ों को सुनने लगे और जैसे ही ये आवाज़ें आना शुरू हुआ तो अचानक से जो लोग अभी अपने घरों के अंदर थे, उन लोगों ने मसालें जलाईं और घरों से बाहर आ गए। घरों से बाहर आने के बाद हमने देखा कि वो आदमी गोल घेरा बनाकर अपनी अपनी कुटियाओं के बाहर आकर खड़े हो गए और फिर उस गोल घेरे के अंदर अचानक धुआं सा उठने लगा। हम उस धुएं को देखकर थोड़े हैरान थे क्योंकि उन्होंने ना तो वहाँ पर कोई आग रखी थी और ना ही वहाँ पर कोई कचरा या फिर ऐसी लकड़ी वगैरह पड़ी हुई थी जिनसे धुआं उठे। लेकिन फिर भी उस गोल घेरे से धुआं उठ रही थी और वो धुआं इतनी ऊंची थी कि जिसे किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता हो। हम उस धुआं की तरफ और उन लोगों की तरफ देखे जा रहे थे। इसके बाद वो लोग एक एक करके अपने हाथ छोड़ते गए और उस गोल घेरे से दूर जाने लगे। सभी ने अपनी अपनी झोंपड़ियों से भाले और तीर कमान निकाल लिए। इसके बाद तीर कमान और भाले लेकर वो सभी लोग झोंपड़ियों से इधर उधर बाहर की तरफ जाने लगे जैसे वो जंगलों में जा रहे हों। धीरे धीरे वो लोग उस गोल घेरे से निकलकर जंगलों के अंदर चले गए और उस गोल घेरे में अब कबीले का एक भी आदमी मौजूद नहीं था। लेकिन उस गोल घेरे के अंदर हमें एक अजीब सी काली सी परछाई दिखाई दे रही थी और ये परछाई बेहद ही अजीब थी। मैंने इससे पहले ऐसी कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी, क्योंकि ये परछाई थी या फिर कोई औरत हमें साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन हम 6 के 6 ऑफिसर्स उन्हीं पेड़ों और झाड़ियों के बीच में छुपकर बैठे रहे। मुझे इंतजार था कबीले के लोगों के आने का। हम रात का पूरा प्रोसेस देखना चाहते थे कि आखिर कबीले के लोग कैसे शिकार करके लाते हैं और उस शिकार का करते क्या हैं। लेकिन मेरे मन में एक डर ये भी था कि आखिर उस गोल घेरे में बैठी हुई वो परछाई, यानी कि वो औरत, आखिर कौन थी। मैं अपने साथियों को इशारे किए जा रहा था कि तुम सब सावधान रहना, क्योंकि ये लोग शिकार करने में माहिर हैं। अगर इन्हें हमारी मौजूदगी का एहसास हो गया तो ये हमें यहाँ जान से मार डालेंगे। बाकी के ऑफिसर्स भी इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते थे कि हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हम अपनी जान जोखिम में रखकर वहाँ पर बैठे हुए थे। घंटों तक बैठे रहने के बाद हमें दूर से आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लगने लगा कि मानो काफ़ी सारे लोग दौड़कर हमारी तरफ चले आ रहे हैं और हम इन आवाज़ों को सुनते ही पहचान गए कि ये आवाज़ें कबीले के लोगों की हैं, जो कि अभी अभी यहाँ से कहीं जंगल की ओर निकले थे। थोड़ी ही देर बाद कबीले के तकरीबन 10 लोग
अपने कंधों पर एक नीलगाय को टांगकर उस घेरे के अंदर ले आए जो कि उन्होंने कुछ देर पहले बनाया हुआ था। और अभी भी वहां पर वो काली सी परछाई मौजूद थी। हम अब ये देखना चाहते थे कि आखिर ये काली सी परछाई है क्या? क्या ये कोई औरत है या फिर हमें बस वहम हो रहा है? लेकिन जैसे ही उन लोगों ने वो नीलगाय उस गोल घेरे के अंदर रखी तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने वो नीलगाय गोल घेरे के अंदर रखी तो लोग वहां से पीछे हट गए और गोल घेरे से निकलकर अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे और थोड़ी ही देर बाद अपनी अपनी कुटियाओं के अंदर घुस गए। और फिर वहां एकदम से सन्नाटा पसर गया। वो काली सी परछाई अभी भी उस गोल घेरे के अंदर बैठी हुई थी और उसके सामने वो नीलगाय रखी हुई थी जिसका शिकार करके अभी अभी कबीले के लोग लाए थे। मैं और मेरे साथ के लोग हम सब दूर से छुपकर देखे जा रहे थे कि आखिर अब क्या होने वाला है। तभी हमें जोर जोर से किसी के सांसें लेने की आवाज़ें आने लगीं। ये आवाज़ें ऐसी थीं कि जैसे कोई औरत काफ़ी तेज तेज सांसें ले रही हो। हम आपस में एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और फिर जब हमने उस गोल घेरे की तरफ देखा तो हम सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल वो परछाई, वो काली सी परछाई कोई परछाई नहीं थी, बल्कि वो एक औरत थी, एक डरावनी औरत। जैसे ही हमने उस गोल घेरे की तरफ देखना शुरू किया तो हमारे देखते ही देखते वो औरत गोल घेरे में बड़ी होने लगी। वो औरत किसी बड़े पेड़ के बराबर लंबी हो चुकी थी और इतने विशालकाय शरीर को हम सब साफ साफ देख पा रहे थे। उस औरत का इतना बड़ा शरीर देखकर हम सब काफी ज्यादा डर गए, क्योंकि हमें ये समझ आ चुका था कि जिसे देखने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं वो कोई साधारण औरत या फिर कोई साधारण बला नहीं है, बल्कि वो कोई ताकतवर प्रेतनी या फिर कोई चुड़ैल है। और इसके बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। हमारा गला बुरी तरह से सूख रहा था, हमारी टांगें कँपकँपा रही थीं। हम लोग वहाँ से खड़े होकर भागना चाहते थे, लेकिन शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम खड़े हो सकें। फिर मैंने अपने साथियों को इशारा किया कि चुपचाप यहीं पर बैठे रहो। अगर हम खड़े होकर यहाँ से भागेंगे तो हमारे बारे में इस शैतानी आत्मा को पता लग सकता है और कहीं ये हमारे ऊपर ही हमला ना कर दे। इसके डर से हम लोग वहीं पर बैठे रहे और फिर वहाँ बैठे बैठे जो मैंने डरावने मंजर देखे थे, वो डरावने मंजर मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उस औरत ने किसी जानवर की तरह उस नीलगाय को फाड़कर खाना शुरू कर दिया। उसने अपने एक हाथ से उसका पेट फाड़ डाला। उस नीलगाय के पेट के फटने की आवाज़ हमें काफ़ी तेज़ी से सुनाई दी थी। वो नीलगाय को ऐसे फाड़ रही थी जैसे हम लोग कपड़ों को फाड़ डालते हैं। उस औरत ने, जो कि काफ़ी बड़ी औरत थी, उसने थोड़ी ही देर में फाड़ फाड़ कर उस नीलगाय के टुकड़े टुकड़े कर डाले और फिर उन टुकड़ों को उठा उठा कर वो खाई जा रही थी। उसके खाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हम सभी काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। हमने पहली बार जिंदगी में ऐसा डरावना मंजर देखा था। हमारी आंखों के सामने साक्षात हमारी मौत खड़ी हुई थी। मैंने अपने साथियों को इशारा किया कि चुपचाप यहाँ से निकल चलो, लेकिन कोई भी वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। किसी के भी शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि खड़ा होकर अपने क्वार्टर की तरफ भाग सके। और फिर पूरी रात हम उन्हीं पेड़ों और झाड़ियों के बीच में बैठे रहे। लेकिन उस रात जो डरावने नज़ारे हमने देखे थे, उन्हें हम चाहकर भी कभी भुला नहीं सकते। दरअसल उस औरत ने जब उस नीलगाय को खा लिया तो उसकी हड्डियों को चबाने लगी
और हड्डियां चबा चबा कर उन झोंपड़ों पर फेंके जा रही थी, जिन झोंपड़ों के अंदर वो कबीले के लोग रहते थे। और जैसे ही वो झोंपड़ों पर हड्डियां फेंकती तो कबीले के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आते। और जैसे जैसे वो हड्डियां फेंक रही थी, कबीले के लोग घरों से बाहर आते जा रहे थे। धीरे धीरे करके कबीले के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ चुके थे। और फिर उन्होंने उस औरत के सामने जाकर सर झुकाया और फिर उस गोल घेरे को अपने हाथों से मिटाने लगे। इसके बाद जैसे ही उन्होंने वो गोल घेरा मिटाया तो वो औरत न जाने हमारी आंखों के सामने से कहाँ गायब हो गई। हमें कुछ पता ही नहीं चला और उसके गायब होते ही हम बेहोश हो चुके थे। हम 6 के 6 लोग बेहोश हो गए थे। और फिर जब हमें होश आया तो कबीले के लोगों ने हमें नीचे उतारा हुआ था और उन्होंने अपनी झोंपड़ियों के पास हमें लेटाया हुआ था। जब हमने अपने आप को उन झोंपड़ियों के पास लेटे हुए देखा तो हम सब एकदम से काफ़ी ज़्यादा डर गए। फिर उन कबीले के लोगों ने कहा कि घबराओ मत, हमें सब कुछ पता है कि तुमने रात को उस कालबेलिया पिशाचनी को देख लिया है और इसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे। तुमने ऐसे नज़ारे देखे हैं जिन्हें देखना किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं है। हम तुम्हारा डर समझ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने हमें पानी पिलाया और फिर हमसे बातें करने लगे। हमने रात को देखी हुई सभी घटनाओं के बारे में उन कबीले के लोगों को बताया और उनसे पूछने लगे कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं और वो पिशाचनी कौन है। आपने कालबेलिया ऐसा कुछ कहा था, कौन है ये पिशाचनी। जब हम 6 अफसरों ने उनसे ये सवाल पूछे तो उनके एक बूढ़े बुजुर्ग हमारे सामने आकर बैठ गए और फिर उन्होंने हमें बताया कि आज से सैकड़ों साल पहले की बात है। उस समय हमारे कबीले में एक महामारी फैली थी जिसकी वजह से कबीले के लोग एक एक करके मरने लगे। और जब लोग मर रहे थे तो हमारे पूर्वजों ने कुछ तंत्रों का सहारा लिया और तंत्रों की मदद से एक दूसरे को ठीक करने लगे। उनके पास कुछ ऐसी विद्याएं थीं जिनसे वो तांत्रिक क्रियाएं करके किसी को भी ठीक कर सकते थे। लेकिन इन्हीं तंत्रों का सहारा लेते लेते न जाने क्यों पर हमारे पूर्वज इस कालबेलिया पिशाचनी की पूजा करने लग गए और ये कालबेलिया पिशाचनी उन्हें ताकतवर बनाती गई। हमारे कबीले के लोगों को कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। बाहर चाहे कितनी भी महामारी फैल जाए, लेकिन हमारे कबीले के लोग हमेशा ठीक रहते थे। शुरू में इस कालबेलिया पिशाचनी ने उनकी मदद की, लेकिन इसके बाद इसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और फिर ये उनसे उनके बच्चों की बलि मांगने लगी। शुरुआत में इसने परिवार के 1-2 बच्चों की बलि मांगी थी, जिसे हमारे पूर्वजों ने पूरा कर दिया और अपने कबीले के कुछ बच्चों की बलि इसे दे दी। लेकिन उसके बाद इसकी शक्तियाँ बढ़ती गईं और ये धीरे धीरे इतनी ताकतवर हो गई कि फिर इसने पूरे कबीले में हाहाकार मचा कर रख दिया। ये रात को आती और कबीले की किसी भी औरत या किसी भी आदमी को उठाकर ले जाती और उसे अपना शिकार बना लेती। धीरे धीरे करके हमारे कबीले के लोग कम पड़ने लगे और जब हमारा कबीला ख़त्म होने लगा तो पूर्वजों ने इससे समझौता कर लिया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जंगली जानवरों की बलि दिया करेंगे, तुम उन्हें खाना, लेकिन हमारे कबीले के लोगों को छोड़ दो। और इसने हमारे पूर्वजों की बात मान ली। इसके बाद हमारे पूर्वज हर रोज़ रात को इसे बलि दिया करते, किसी न किसी जानवर का शिकार करके लाते और इसका पेट भरते। लेकिन धीरे धीरे करके ये और भी ज़्यादा ताकतवर होती गई और फिर इसने बड़े बड़े शिकार मांगना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों ने इसे बड़े शिकार दिए, लेकिन इसकी भूख कभी शांत नहीं होती।
जितने शिकार इसके सामने लेकर आओ ये उन सबको खा जाती है। और इसके बाद हमारे कबीले के लोग फिर से भूखे मरने लगे, क्योंकि वो जो भी शिकार करते उन्हें तो बस ये ही चट कर जाती। और इसके बाद हमारा कबीला काफ़ी ज़्यादा उदास था। फिर दोबारा हमारे पूर्वजों ने इससे विनती की कि हम आपको रोजाना शिकार नहीं दे सकते, हमें बकस दीजिए। और इसके बाद इस कालबेलिया पिशाचनी ने हमारे पूर्वजों से एक समझौता किया कि मैं साल के कुछ महीनों बस आपसे शिकार लिया करूंगी और उसके बाद चली जाया करूंगी। मुझे साल के 3 महीने शिकार चाहिए। और हमारे पूर्वजों ने ये बात मान ली। जब सर्दियां शुरू होती हैं तो शुरुआत के 3 महीने ये हमारे आसपास रहती है, हमारे कबीले में आती है और हमसे शिकार मांगती है, और हम रात भर शिकार करके इसे शिकार देते हैं। ये बहुत भूखी है, रात भर बस खाती रहती है, खून पीती रहती है, लेकिन इसकी प्यास नहीं बुझती। लेकिन जब उस बूढ़े आदमी ने हमें ये सब बातें बताईं तो मैं काफ़ी हैरान था, क्योंकि रात को हमने देखा था कि उस पिशाचनी ने केवल एक नीलगाय को खाया था और उसे खाने के बाद वो यहाँ से चली गई थी। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, लेकिन रात में तो इसने बस एक शिकार किया था और जो नीलगाय आप इसके सामने रख कर गए थे बस उसी नीलगाय को खाया था। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप रात भर शिकार करते हैं और इसे खिलाते रहते हैं। ये बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। और जब मैंने उस बूढ़े आदमी से ये सब कहा तो उस बूढ़े आदमी ने हमारी तरफ देखा और फिर कपकपाती हुई आवाज़ में हमसे कहा, साहब, रात को हम पूरी रात शिकार करके इसे देने ही वाले थे, लेकिन इस कालबेलिया पिशाचनी ने हमें मना कर दिया। कहा कि मेरे 5 शिकार उन पेड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। वो आपके बारे में बात कर रही थी साहब। उसने रात में ही आपको देख लिया था और उसने कहा कि मैं अपने आप उनका शिकार कर लूँगी। आज रात तुम आराम से अपने घरों में जाकर सो जाओ। तुम्हें शिकार ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मेरे लिए एक ही शिकार ले आओ। और फिर हम उसके लिए एक नीलगाय मार कर ले आए। साहब, वो आप में से 5 लोगों को मार डालेगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, मारे जाओगे। वो कालबेलिया पिशाचनी है, उससे कोई नहीं बच पाया और ना कोई बच पाएगा। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर मैं और मेरे 6 साथी हम सब काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई और ये बात मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछ ही ली। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, लेकिन हम तो 6 आदमी थे ना, तो उस पिशाचनी ने बस 5 के बारे में ही क्यों कहा? मेरी इस बात का उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, साहब, वो पिशाचनी तो आप 6 लोगों को ही खाना चाहती थी, लेकिन हमने जैसे तैसे करके उस पिशाचनी को मना लिया। आखिर कुछ हमें भी तो चाहिए। हम भी तो सालों से भूखे हैं साहब, हम भी तो सालों से भूखे हैं।